हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब जो है आपका वापस से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, पिछली बार आप लोगों का जहाँ से चल रहा था उधर से तो मैं कंटिन्यू नहीं करा सकती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस बीच मैंने क्या क्या करवाया है। ठीक है, लास्ट जो हमने आप लोगों के फर्स्ट ईयर में छोड़ा था वो मैं कहाँ करा रही थी, कौन सी यूनिट करवा रही थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी चल रही थी लास्ट, है ना। उसमें अपन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था, एक्सेलरेशन मतलब टाइम डायलेशन देख लिया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देख लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक का अपन कर चुके थे, मतलब फर्स्ट यूनिट का ए और बी पार्ट अपन पूरा कर चुके थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं जो सिलेबस फॉलो करती हूँ जो भी है मेरा, वो आरयू के लिए एप्लीकेबल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। RRBMU फॉलो तो मैं किसके लिए करती हूँ, RRBMU को, जो अलवर की यूनिवर्सिटी है, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी। लेकिन इसी का सिलेबस वही है जो आरयू का है ना, आरयू का है। इसके अलावा PDUS यूनिवर्सिटी है ना, जो सीकर की है, वो भी उसका भी यही सिलेबस है। इसके अलावा MSB यूनिवर्सिटी जो भरतपुर की है ना, वो भी यही सिलेबस है। तो जो जो बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िज़िक्स चेंज नहीं होती। आपके यूनिवर्सिटी बदलने से सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है कि टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं, है ना, यूनिट वाइज वो चेंज हो जाते हैं, बेसिकली चीज़ें वही रहती हैं। तो इनके अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं तो वो अपना सिलेबस लेकर के बैठे और जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको आप फॉलो करते चलें। बात समझ में आ गई। बाकी मैं जो यूनिट वाइज फॉलो करती हूँ वो RRBMU का है। ये जो बाकी यूनिवर्सिटी RU है, PDUS है, MSB यूनिवर्सिटी है भरतपुर की, इनमें ये हो सकता है कि इनके सिलेबस में शायद कहीं कोई टॉपिक आगे पीछे हो जाए, यूनिट वाइज थोड़ा आगे पीछे हो जाए। बाकी मैंने जहाँ तक देखा है इनका बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस है यूनिट वाइज। तो ये मैं यूनिट वाइज ही कराती हूँ सारा, तो आप यूनिट वाइज इनको फॉलो करते चलें। ठीक है, मैंने कॉलेजेस में इसके बाद काफ़ी करवा दिया है, मतलब फर्स्ट यूनिट मेरी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट में ए और बी पार्ट तो अपन यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में पूरा कर चुके थे। सी पार्ट में हमने पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स, है ना, ये मैंने कॉलेज में करवा दिया है। कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, फिर हमने शुरू कर दी थी यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में सेंटर ऑफ मास फर्स्ट आता है, ए सेक्शन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ। इसमें सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोलिजन क्या होती है, टक्कर, है ना, टक्कर वन फ्रेम 1D में 2D में, है ना, ये सारी मैं करवा चुकी हूँ। स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन करवा चुकी हूँ, रॉकेट करवा चुकी हूँ, मोमेंटम कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जब टक्कर होती है तो वो भी मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा रिजिड बॉडी, इसका B सेक्शन है सेकेंड यूनिट का, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा रिजिड बॉडी में क्या क्या था, रोटेटिंग बॉडी की इक्वेशन थी, जड़त्वीय नियतांक यानी कि इनर्शियल कोफिशिएंट था। तो ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ। फिर इसके बाद सी पार्ट में है कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि संरक्षी बल। ये मेरा चल रहा है कॉलेज में, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करवा पाऊँगी। हाँ, लेकिन इतना हो सकता है कि अगर आपको इस बीच इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत है जो मैंने नहीं करवाए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो अगर बच्चों की डिमांड आती है, बच्चे ज़्यादा अगर ऐसे आते हैं कि जिनको किसी स्पेशल टॉपिक में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गए, तो आप मेरे को बता देना, फिर मैं देखूंगी कि कितने बच्चे चाहते हैं, उस हिसाब से उस पर पर्टिकुलर टॉपिक पे अपन वीडियो बना लेंगे। समझ में आ गई बात। तो फ़िलहाल अभी जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं उसी के आगे स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मेरे कॉलेज में चल रहा है। तो आप इसी के आगे फॉलो करते चलिए, एटलीस्ट आपको पढ़ाई में तो मदद मिलेगी। ठीक है, और बाकी बुक को फॉलो कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं जो चीज़ें जो है डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी तक का हो चुका। कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी मैं क्या क्या करवा चुकी हूँ कि संरक्षी और असंरक्षी बल क्या क्या होते हैं, ये मैं करा चुकी हूँ, है ना। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। रेक्टिलिनियर मोशन रिलेटेड मेरा टॉपिक चल रहा था, तो ये टॉपिक भी मैं से 80% करवा चुकी हूँ वैसे तो कॉलेज में, पर फिर भी मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। जो अदर बच्चे हैं मेरे कॉलेज के अलावा वो भी देखते हैं मेरी वीडियोस, तो उनको भी फ़ायदा मिले। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है रेक्टिलिनियर मोशन, तो मैं आज इसको स्टार्टिंग से करवा रही हूँ।
ठीक है। तो अधूरा जो रह रहा है हमारा टॉपिक कॉलेज में वो भी पूरा हो जाएगा और जो बाकी बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आ गई। तो रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी पार्टिकल की है तो उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखें, तो रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो यूनिट सेकंड का सी पार्ट है, ये ध्यान रखना। यूनिट फर्स्ट के सी पार्ट कॉलेज में हो चुका, यूनिट सेकंड का ए और बी पार्ट हो चुका, सी पार्ट से हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पढ़ चुके हैं। रेक्टिलिनियर मोशन दूसरा टॉपिक है और एक और टॉपिक है, तो फिर ये सेकंड यूनिट भी हमारी पूरी हो जाएगी। समझ में आ गई। तो मैं डिस्कस कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है ये, पेपर में अल्टरनेटिंग ईयर्स में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं शुरू से इसको करवा रही हूँ, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तरीका वही रहेगा, लिखूंगी मैं इंग्लिश में, बोलूँगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो भी चीज़ इंग्लिश में लिखूंगी उसको बोलूँगी भी हिंदी में, तो हिंदी वाले मेरे बोलने पे भी ध्यान रखें और देखने पे भी ध्यान रखें। तो जो मैं हिंदी में बोलती जाऊँ उसको नोट भी करते जाएँ, ठीक है। और इंग्लिश वाले तो लिख ही रहे हैं। इंग्लिश में लिखती हूँ इसलिए क्योंकि टाइम कम लगता है, पता है आप लोगों को, है ना। सारा मेथड आपको पता है पढ़ने पढ़ाने का, उसी मेथड को चला रहे हैं अपन, उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति, ठीक है। संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति, ठीक है। तो अभी जितने चलती है ऑनलाइन क्लासेस चलने देते हैं, ठीक है, बाकी बातें देखेंगे आगे क्या होता है। देखें, अब हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण ये क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, अगर मैं उसको ई से शो करूँ तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है ना। कंजर्वेशन से क्या मतलब है कि ये कभी बदलती नहीं है, दोनों का टोटल, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का टोटल हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, कांस्टेंट। ई जो मैंने माना है ये कांस्टेंट है, तो गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि दोनों का योग हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो एक कण है वो क्या कर रहा है, संरक्षी बलों के अंतर्गत गतिशील है और उसकी गति जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, वो कैसी है, संरक्षित है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने मान लिया कंसीडर अ पार्टिकल of mass small m is moving under conservative forces। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि संरक्षी बल, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, डेफिनेशंस 12th क्लास में पढ़ रखी है आपने, बुक को फॉलो कर लेना, सीधे डेफिनेशंस याद करनी है, ठीक है। संरक्षी बल के अंतर्गत कोई कण है जो m द्रव्यमान का है और गतिशील है ना, माना एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है संरक्षी बलों के अंतर्गत गतिशील है, अलोंग एक्स एक्सिस, किस दिशा में गतिशील है, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है। समझ में आ गई, ठीक है। कंसीडर इट्स पोजीशन इज एक्स एंड वेलोसिटी यानी कि वेग इज v, यानी कि कण की जो पोजीशन है वो कहाँ है, एक्स पे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो पोजीशन तो एक्स एक्सिस पर ही होगी और उसका वेग कितना है, v वेग है उसका, ठीक है। चलें अब देखें आगे। अब जब वेग v है तो देखें ये अपन ना इसको इक्वेशन 1 डाल रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल कितना होगा यू एक्स, तो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1
गतिज ऊर्जा कितनी होगी, उसकी जगह पर मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया। पोटेंशियल एक्स का ही फंक्शन होगा और ये क्या हो गया हमारा ई कैसा है, कांस्टेंट है। ये एक्स का ही फंक्शन क्यों है, क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ही चल रहा है, वाई जेड से कोई मतलब नहीं है। हालांकि पोटेंशियल 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, पर 1D ही है क्योंकि पार्टिकल एक लाइन में मोशन कर रहा है ना। टॉपिक ही हमारा यही है, सरल रेखीय गति। ठीक है, अब देखें इस v को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ एम डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू एक्स इज इक्वल्स टू ई। समझ गए। यहाँ से आप फटाफट क्या निकाल लीजिए, चलो यहाँ निकाल देती हूँ, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल दीजिए, तो वो कितना होगा, ई माइनस यू एक्स 2 और नीचे आ गया आपका m, और इस पूरे की पावर कितनी आएगी, हाफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर कितनी आ गई, हाफ। ये क्या हो गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या कर लो, एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक जगह ले लो, ये एक्स एक्स वाली टर्म है उसको ले लो इधर, और टी वाली टर्म आ जाएगी इधर, तो कितना बन जाएगा ये 2e माइनस यू एक्स अपॉन एम की पावर हाफ, ये तो इधर आ गई, और इधर क्या बच गया डी टी, और दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो पूरी टर्म को मैं इसके नीचे ले आई और जो टाइम वाली टर्म है वो इधर आ गई। समझ में आ गई। अब क्या होगा, सपोज कर लें लिमिट इनिशियल पोजीशन जब x नॉट है तो टाइम क्या है, t नॉट है, और जब टाइम t हो जाता है तो पोजीशन क्या हो जाती है, x हो जाती है ना। ये मैंने मान लिया। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि इसको मैंने डाल दिया, इसको मैं डालो, फिर आप 2 इक्वेशन इसको डालो, है ना। अब आगे चलते हैं, अब इसको अपन यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन बाद में यूज़ लेंगे। देखो हम ये जानते हैं कि सिंस F बराबर क्या होता है, जो संरक्षी बल होता है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स। ये कैसे लिखा, क्योंकि संरक्षी बलों को पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, आप देख लेना, फॉलो कर लेना इसको। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिद्ध करने के लिए पेपर में आता है एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू। ग्रेडियंट यहाँ पे एक नई चीज़ है, हालांकि हम इसको EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या विद्युत चुंबकीय में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेडियंट ऑपरेटर ये होता है, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये एक ऑपरेटर है जिसमें तीनों है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, पर हमारा पोटेंशियल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में गतिशील है, तो अपन डी बाई डी एक्स ही लेंगे, वाई और जेड तो ले नहीं सकते, तो अपन ने इसलिए इसको क्या लिखा है, माइनस का डी यू बाई डी एक्स, और वेक्टर नहीं लिया है इसलिए मैंने आई कैप भी नहीं लिया है, इधर भी नहीं लिया और इधर भी नहीं लिया। बात समझ में आ गई। अब मेरा एफ जो है उसको अपन, इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, डी इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर एक का ही फंक्शन है, यहाँ पर डेल इसलिए लिया था क्योंकि वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन था। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप। अब यहाँ से देखिए ये यू एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ डी यू एक्स की वैल्यू निकालिए तो ज़रा कितना आएगा, माइनस का एफ डी एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डी यू एक्स माइनस एफ डी, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो इधर यू एक्स बचा, इधर माइनस का एफ एक्स प्लस सी बचा, यही तो बचेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, यू एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो सी की वैल्यू भी क्या हो गई 0, यहाँ रख दो x बराबर 0 पर यू एक्स बराबर 0, सी बराबर 0, तो मेरे पास क्या मैं निकल करके आ गया सी बराबर 0, यहाँ रख दो, तो यू एक्स कितना निकल करके आ गया, माइनस का एफ एक्स। इक्वेशन नंबर 3, ये यू एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, याद आ गया आपको, इक्वेशन 2 याद है ना आपको, तो मैंने यू एक्स की वैल्यू इस प्रोसीजर से निकाल ली, और मैंने यू एक्स की वैल्यू कहाँ रख देनी है, इधर रख देनी है ना। पुट इक्वेशन 3 इंटू 2 रखोगे जब आप, तो क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन में 2 अपॉन एम ई प्लस यू एक्स हो जाएगा आपकी बात, सॉरी ई प्लस एफ एक्स हो जाएगा, ई प्लस एफ इंटू एक्स। यहाँ पे तो ये एक्स फंक्शन को बता रहा है, यहाँ पे ये एक्स मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस चीज़ का, तो एफ इंटू एक्स, और इसकी पावर कितनी है, हाफ, और इधर कितना है हमारे पास डी टी। सही। अब देखें ज़रा, मैंने मान लेना है कि इनिशियली यहाँ पे लिमिट क्या है, एक्स नॉट से एक्स तक और टी नॉट से लेकर के टी तक। अब ये मैं मान लेती हूँ कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है, 0 पर। लेट एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड टी नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 0 से x। सरलता के लिए कर रहे हैं अपन, ताकि लिमिट में अपन 0 रख दें तो लिमिट रखना आसान हो जाए, बस इसलिए अपन कर रहे हैं। इसकी पावर कितनी है, हाफ, इज इक्वल्स टू टी बच जाएगा यहाँ पे, तो देखो इंटीग्रेट करके 0 से t रखोगे तो t ही बचेगा हमारे पास।
ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, dx को अपॉन ई प्लस एफ एक्स की पावर हाफ इधर रख दो, ये 2/m की पावर हाफ इधर लेकर जा रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे का ऐसा जाएगा ना, ये तो 2/m की पावर हाफ इंटू टी, और यहाँ पे 0 से लेकर के x तक। ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ नहीं बचा, इधर बचा है। अब हम ये जानते हैं ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है ना, इंटीग्रेशन तो यही होता है ना। तो इस पावर का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, पावर का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर ब्रैकेट का करना, और फिर लिमिट रखेंगे अपन, और इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक का मैं एक्चुअली कॉलेज में करवा चुकी थी, तो कॉलेज वाले बच्चे थोड़ा धीरज रखें, और इसके आगे अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये हमने आज डिस्कस किया रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, और ये अपन डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। इसमें आप इस इंटीग्रेशन को करके रखना, और फिर जब मैं करवाऊँगी तो आप उसको मैच करना, ठीक है। फिर अपन इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर अपन 3rd यूनिट शुरू करेंगे नई, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच।